वो लम्हा आया जिसमें हमें उस शख्सियत का आपको तारफ़ कराना है, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं, जस्ट मैं कह लो कि कोशिश करूँगा थोड़ी-सी कि उनकी शान में कुछ चीज़ें बोल सकूँ, जो कि एज़ ए ह्यूमन बीइंग मैं देखता हूँ, उन जैसा नाइस, हम्बल और केयरिंग पर्सनैलिटी मैंने अपने प्रोफ़ेशनल करियर में बहुत कम देखी हैं। और एकेडेमिकली और थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, क्लिनिकली इतना स्ट्रॉन्ग आदमी, क्योंकि मैं जब भी जेपीएफसी हॉस्पिटल में जाता हूँ तो डॉक्टर साहब को हमेशा ऑल द टाइम अपने पेशेंट्स के साथ देखता हूँ। इनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट टुवर्ड पेशेंट्स इतनी ज़्यादा होती है कि सम टाइम मुझे 1-1 घंटा भी वेट करना पड़ता है इनके चैम्बर में बैठ के, ये पेशेंट के साथ अपना जो पूरा टाइम दे रहे होते हैं। डॉक्टर साहब की ये तो क्वालिटीज़ हैं, और एकेडेमिकली डॉक्टर साहब का देखा जाए तो डॉक्टर साहब एमबीबीएस, एफसीपीएस हैं, एमसीपीएस, एफसीपीएस, उसके एमजीए और एमएजीए, और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी के सिंध जोन के भी। और डॉक्टर साहब के हवाले से मैं कुछ और चीज़ें बोलूँ, मेरा ख्याल वो मेरे से शायद जस्टिस हो ही ना सके, क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले 20 साल से इसी सिटी में मुख्तलिफ एरियाज़ में क्लिनिक कर रहे हैं, और ये क्लिनिकली इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये मेरा ख्याल कोई पेशेंट ऐसा नहीं होगा कि इनका पेशेंट कहीं किसी दूसरे पेशेंट के पास गया हो। और डॉक्टर साहब के लिए मैं हमेशा ये रैंक करता हूँ, जब से मेरी इनसे मुलाकात हुई है, कि टॉप लेयर ऑफ जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं उनमें इनका मैं नाम हमेशा लेता हूँ कि डॉक्टर साहब उन लोगों में शामिल होते हैं। तो ऑलरेडी डॉक्टर साहब को देखते हुए, इनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट और इनकी ऑनेस्टी को देखते हुए, मैंने ऑलरेडी 6 मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन इसी टॉपिक पे ऑलरेडी कराची में की, ऑल्दो हम लाहौर में भी कर चुके हैं। जब से हमने 2019 में WHO का मैसेज देखा, फाइंड द मिसिंग मिलियन, तो मेरी डॉक्टर साहब से बाई चांस मुलाकात हुई, तो हम इस पैरामीटर को उठाया। वाकई फाइंड मिसिंग मिलियंस वही है जो टॉपिक आज हमारा का है, कि अर्ली डिटेक्शन होगी तो उसकी मैनेजमेंट होगी तो अल्टीमेटली इसकी केयर रेट भी बेहतर हो सकता है। तो उस टॉपिक पे ऑलरेडी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे लेक्चर डिलीवर कर चुके हुए हैं हमारे साथ, और फ्यूचर में हमारे प्रोग्राम डेफिनेटली इनके साथ कंटिन्यू रहेंगे। आज का लेक्चर जो है उसका टॉपिक भी ये है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली मैनेजमेंट, क्योंकि क्लिनिकली आप जज भी कर लेते हैं, इस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ आ चुकी हुई हैं कि किसी डॉक्टर के लिए डायग्नोज, अल्टीमेटली इशू होता है कि उसकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर साहब को हमने ज़हमत दी है कि वो मैनेजमेंट का भी बताएंगे, इस इवन डाइट्स के हवाले से भी मुख्तलिफ इशूज़ को डिस्कस करेंगे। और कमिंग सून हम इंशाल्लाह ताला हेपेटिन एन्सेफेलोपैथी और उस पे ऊपर भी करने जा रहे हैं। और एक जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इसी हमारे लोला के हवाले से, कि कोविड में द रोल ऑफ रोला इन द इंजरी लिवर, क्योंकि अभी जो जितनी भी स्टडी आई हैं, जितने भी डॉक्टर्स का ओपिनियन आ रहा है कि जो कि कोविड-19 नॉट ओनली इफेक्ट कर रहा है कि लंग्स को कर रहा है, ये अब आपके किडनी को भी कर रहा है, आपके लिवर को भी कर रहा है, आपके जीआईटी को। जब लिवर को करेगा तो अल्टीमेटली उसकी रेंज वैल्यू जो है डी रेंज होती है, तो उसकी मैनेजमेंट भी रोला को। अभी रिसेंट भी एक वेबिनार हुआ है जर्मनी से, तो इंशाल्लाह वो भी हमारे सून ये सारे वेबिनार्स होंगे। अब मैं हैंड ओवर करूँगा, आज को मौका को देखते हुए, को टाइम थोड़ा होता है हमारे पास, डॉक्टर साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए स्टेट ऑफ लेक्चर होगा। आप लोगों का अगेन बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इसको लॉग इन किया। Thank you, Riaz Saab. It was excellent. I am very humbled with the introduction which you have introduced me to the audience. I am thankful for the audience to gather here on a Sunday, which is of sure is a family day. Today we are going to talk about taking care of cirrhotics in primary care. This is a relatively a newer concept in Pakistan, and I'm thankful to the Brooks Pharma. They have given me opportunity. They have already done, as Riaz Saab have introduced, 6 programs in Karachi, in which we talked about this topic in primary care. क्योंकि सिरोसिस काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, और जैसे जैसे हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट इफेक्टिव हमारे पास आ रही है, वैसे ही ये सिरोटिक पेशेंट्स का पूल भी बढ़ रहा है। ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज़ कभी भी हमारे पास शायद इतनी नहीं हो सकेंगी कि हम ये पेशेंट्स को अर्ली ट्रीट किए बगैर इनको जो नंबर है ट्रांसप्लांट पेशेंट्स का प्रोजेक्टेड, जिनको ज़रूरत हो सकती है ट्रांसप्लांट की, उनको हम पूरा कर पाएँ। तो जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारी, we have to come to this point के these patients would be looked after in primary care setup, because the hospital facilities are not good enough, even public sector or private sector, to look into the number of the volume of the patients which they are. तो हमें ये समझना है और ये जिम्मेदारी हमें उठानी है प्राइमरी केयर में कि अर्ली डिटेक्ट करें सिरोटिक पेशेंट्स को, उनको ग्रेड करें कि ये हाई रिस्क पेशेंट्स हैं
या रिलेटिवली लो रिस्क पेशेंट हैं, और उसके बाद उनकी कॉज स्पेसिफिक मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस की जो मैनेजमेंट प्राइमरी केयर में हो सकती हैं उनके ऊपर मेहनत की जाए। इस सिलसिले में ये एक बेसिक प्रिलिमिनरी टॉक है। एंड जैसे रियाज साहब ने बात की कि इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब हम इसके बाद कुछ और टॉक्स भी इसकी सीरीज़ के साथ शामिल हैं। आज हम बेसिक बात करेंगे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड बेसिक मैनेजमेंट ऑफ cirrhotic patient and in context of the primary care. Basic learning objective जो आज की talk के what we have looked into is identify and treat or prevent cirrhosis and its progression. That is important. Preventive measures, cirrhosis को हो गई है, एक cause से हो गई है, उसको दूसरी बीमारी लग सकती है, तो वैक्सीनेशन का रोल। इन सिरोटिक पेशेंट ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इनको एक लिवर की डिजीज यकीनन सिरोसिस कॉज कर चुकी है, दूसरी लिवर की डिजीज शायद ये बर्दाश्त ना कर पाएँ। सो वी हैव टू लुक इनटू न्यूट्रिशन, बहुत बड़ा इशू है, वी लुक इनटू द न्यूट्रिशनल इशूज एज वेल। कैंसर सर्वेलेंस, लिवर कैंसर सिरोटिक पेशेंट्स में कॉमन है, तो वी हैव टू फाइंड देम अर्ली सो दैट वी कैन ट्रीट देम विद क्यूरेटिव इंटेंट। पैलिएशन तो हो ही जाती है जब पेशेंट बहुत बड़े मास के साथ हमारे पास आ जाता है और एडवांस डिजीज में एंड स्टेज डिजीज के ऊपर आता है, बट व्हाट आर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू फाइंड देम अर्ली, एंड दैट कैन नेवर हैपन विदाउट सर्विलेंस, एंड सर्विलेंस, इफेक्टिव सर्विलेंस प्रोग्राम कैन नॉट बी एनफोर्स्ड विदाउट a good primary care. Key complications, we'll just touch upon the basic management principles. We are not going to talk about details. In the next coming up webinars, we may talk about individually on each topic, because all of these complications are actually itself a subject: managing ascites, managing renal failure, hepatic encephalopathy, infections in chronic liver disease, HCC, and varices. And last but not the least is the transplant. We want to train our primary care physicians to identify who are the good candidates of the transplant. Patients and the family counseling and basic information regarding the transplant and basic assessment and proper referral for transplant patients. So cirrhosis, the common causes of the cirrhosis comes with two basic groups of hepatitis. One is viral hepatitis, in which hepatitis B and C are the common causes in our part of the world. Other is steatohepatitis. Steatohepatitis is fatty hepatitis. It may be liver alcohol induced, which is very common in European, but I must say that it's not uncommon in our part of the world as well. And the other thing is very prevalent, which is competing with viral hepatitis, is non-alcoholic steatohepatitis or a NASH. So these are the two basic groups which comprises more than 85% of the patients with cirrhosis. And these are the three diseases: viral hepatitis, alcoholic hepatitis, and non-alcoholic hepatitis, which we have to look into. And if our primary care physicians are able to identify and treat these diseases in primary care, we can significantly reduce the progression to the cirrhosis in these patients. Histologically, it is characterized by the fibrosis, which is bridging fibrosis with nodule and disruption of the liver architecture. It may be compensated, in which the basic liver functions are compensated. Patient is not presenting with liver failure, but it can decompensate, and patient may end up with acute or acute on chronic liver failure. Mortality increases when the patient decompensates, and 5-year mortality may be 5 to 80% in decompensated liver disease. It is 12th most common cause of death in US. We don't unfortunately have our own data. We have to rely on the foreign data for that. And because of this cirrhosis, it is expected to increase because of rising burden of HCC, obesity, diabetes, and HCV in our population. Who are at risk of developing viral hepatitis, or which is the commonest cause of the cirrhosis? Those who are using drugs, those who are injecting drugs, patients on dialysis, transplant patients, those who are working in emergency services, because
most of the preventive aspect we are not looking into. When there is earthquake, then there is bomb blast, we are dealing with human which are bleeding, and this is not our common practice. Our police services or fire brigades or ambulance services are not using gloves, and so these emergency service workers are also at risk of developing these diseases. Again, transfusion dependent thalassemia patients, those who are applying tattoo, and HIV and AIDS patients are a very high risk population to developing viral hepatitis. And these may develop cirrhosis later on, so we have to be very careful in primary practice. Suspect CLD if the LFTs are abnormal. In primary care, you may come across a patient coming with, they have got their LFTs done for any reason, employment or any other reason, or any other disease, and they found their LFTs are abnormal. And the causes or the risk factors which come across is alcohol, obesity, a blood cohort that is for the US population. In our part of the world, even anytime they are born, are at risk, I would say. Blood products in US, it was 1992, but in Pakistan, probably we started in good blood banks, started to screen for hepatitis C and HIV probably in 2000, and still there are 70% of the substandard blood banks which are operating without screening hepatitis B, C, and HIV and providing the blood products. So any blood transfusion dependent patient is at risk in Pakistan. Clotting factors, again, 1987 is for the US. For our, any patients who is dependent on transfusions frequently is at risk. Hemodialysis anytime in Pakistan. Needle stick injuries for healthcare worker, again, is a very important risk factor. Sharing the needles or injecting drug users, nasal drug users, or incarcerated patients. Healthcare with poor infection control. Again, most of the healthcare facilities in Pakistan are not observing good infection control measures, and that is a dilemma that we are propagating the disease through the healthcare facilities as well, unfortunately. HPV, we are in endemic area of HPV, and unfortunately some parts of the Sindh are with the HGV as well. How to assess fibrosis early? That's where the fibrosis assessment can be with the history of decompensation. If we are evaluating the patient's history base, or stigmata of chronic liver disease found on the clinical examination. Or we have got non-invasive measures in which we can have APRI, FIB4, liver elastography. Ultrasound, normal ultrasound is a crude method and can find advanced cirrhosis, and when there is a portal vein dilatation or splenomegaly, that can give you, again, it's a late presentation. History would be if there is history of upper GI bleed, portosystemic encephalopathy, unresolving jaundice, ascites, pedal edema. These are the presentations of advanced liver disease, and these patients are very late to present when they present with this history. They can decompensate again, and stigmata of chronic liver disease, I will just have my marker here. You can see on the clinical examination, there are certain effects of portal hypertension, esophageal varices, hematemesis. If there is history, it may be because of peptic ulcer or melena. Splenomegaly on examination, these are all caput medusae, portal hypertensive gastropathy on endoscopy, or anorectal varices. These are all presentations of the portal hypertension. And then we have got presentation for the liver failure, jaundice, fetal hepaticus, or spider nevi, gynecomastia, testicular atrophy, flapping tremors in which patient present with flaps, or bleeding tendency, anemia, or ankle edema. These are all effects of the hepatic failure. This can be very easily seen in any clinic. When the patient walks in with these features, do remember that they may have liver failure or cirrhosis. These are pictorial presentation. Here you can see distended abdomen with inverted umbilicus, and this is hepatomegaly with ascites. This is the gross view of the liver, and it is nodular and cirrhotic. Here you can see caput medusae, distended veins on abdomen, or gynecomastia, that is enlargement of the breast in the male, or sclerectaris, pulmonary edema, spider angiometas, or ecchymosis, bleeding, and you can see leukonychia, clubbing on the finger, asphyxis, and fetal hepaticus. These are all features of advanced cirrhosis, stigmata of chronic liver disease, which when they present, and it's very late, and patients have already developed liver failure when these are present. And do we want our patient, catch our patient in that late? Obviously not. We want them to find it early so that we can prevent all these complications
For that, we need to move on to the non-invasive markers of liver fibrosis. It's simple, easy to do, and takes few seconds in our clinic. We can use any calculator. This is one which I use very frequently. FIB4 and FP are very simple. All we need is the age, AST, ALT, and platelet, and the reference values, which no fibrosis less than 1.4, more significant fibrosis, or stage 3 or 4 fibrosis would be more than 3.2. For AST and EPRI, all we need is AST and platelet. So remember, we need AST. Many of the labs are not doing AST as routine LFTs. Try to send LFTs to the lab nearby who are doing routinely AST. You don't have to send your patient back to get it done. And less than one have got no significant cirrhosis, and more than one and significant fibrosis is present for EPRI and the FIB4. These are the simple calculators. The smartphone app, you can do it. I will just show you a case study here. That's all it takes. A 55-year-old male HCV positive patient, RNA detected, bilirubin 1.2, ALT 42, AST 35, platelet 245. If you put all these values in calculator, it will give you 1.2, that is no significant fibrosis. But the same patient comes back after 6 months, you can see RNA detected, AST 55, ALT 145, now it would give 3.8. So certain variation of these lab can lead to interpretation of no fibrosis to significant fibrosis. So you have to be careful while evaluating these patients, and it takes hardly few seconds to calculate these scores and find your patient whether or not they have got significant fibrosis and they are suffering from cirrhosis or not. So the other old time tested way to look into the prognosis of cirrhotic patients is Child-Tolopag calculation, for which you need clinical parameters such as encephalopathy, ascites, then the lab parameters bilirubin, albumin, and INR. The MELD score is other prognostic method which was initially used for the liver transplant patients, but it is now found to be effective in any cirrhosis, and it can predict the mortality, short-term mortality, 90-day mortality. It would ask you about the dialysis, whether or not patient is on dialysis, what is the creatinine, bilirubin, INR, and the sodium. The older version does not ask you for the sodium, and it is equally effective as well, but try to get the sodium as well. And again, it's a calculator. It can give you MELD or the Child-Pugh as well. You should put the values in and you'll get the answer. Compensated cirrhotic F3, F4 or CTP-A. Decompensated cirrhotic is CTP-B or C, scores 7 to 15. MELD less than 15, that means patient is compensated. But if 15 to 18, these are the high-risk patients. More than 18 is definitely, any patient who have got more than 15 should be evaluated for liver transplant as well. Basic laboratory tests for evaluating these patients with suspected significant liver disease are these are not causative evaluation. These are basic evaluation to find whether or not the patient is having cirrhosis or not. So we have talked about these non-invasive measures to identify. The other thing is elastography. Elastography is done by either a normal ultrasound, that is shear wave elastography, or a specific machine of FibroScan that can also give you a clear picture of stiffness of the liver and liver elastography. The management comes to the basic identifying the etiology. That again is, as I talked about, there are two basic hepatitis: steatohepatitis and viral hepatitis. If we have found these as a cause, we should try to manage as the hepatitis B and C. C definitely, and B most of the time can be managed very effectively with oral medications, and if treated early with adequate guidance, can lead to prevent the cirrhosis in these patients. Alcoholic hepatitis and non-alcoholic steatohepatitis, both of them are lifestyle diseases, and they can be better treated early from the primary care than when they are presenting very late in any specialized care. So these commonness you can prevent even cirrhosis to developing if you are good at managing these diseases and identifying these patients early in the course of the disease. You can prevent significant cirrhosis in 80 to 90% of the patients. So identify and manage comorbidities like HIV, alcohol, obesity, and diabetes, particularly in NASH and alcoholic hepatitis. Health education and secondary prevention. Those patients who are at risk of hepatitis should be vaccinated for hepatitis B in these cases, and counseling regarding their lifestyle modification has to be
Flu vaccination, hepatitis A and B vaccination is recommended in any cirrhotic patient if they are not because of these etiologies. And then nutrition is very important aspect. वो एक जो उबली हुई सब्जियों खाने का कंसेप्ट है ना हमारे पेशेंट में. When I am doing the liver clinic at Jinnah Hospital, when they ask me कि जी डॉक्टर साहब क्या नहीं खाना, I always say कि उबली हुई सब्जियों का परहेज करना. Just because it's unfortunate that these patients are suffering from significant organ failure and they are subjected to zero calorie diets. Ubli hui sabziyan, that's all. They eat fiber only. Very few proteins and very few carbohydrates, no fat at all. So this is not a good diet. They should have a balanced diet. Normal diet unki honi chahiye. All they need is cirrhotic patient ke andar salt restriction is recommended to prevent ascites and kidney dysfunction. And that's all the parhez they should do. बाकी तो उनकी लाइफस्टाइल में जो उनके प्रॉब्लम्स है, अगर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो अल्कोहल से एब्स्टेन करें, नैश है तो उसको डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट करें, उसकी जो है एक्सरसाइज और डाइट रिकमेंड करें. बट फॉर वायरल हेपेटाइटिस यू नीड इसके अगर सिरोटिक है तो उसको नमक का परहेज करना है रादर देन कि उबली हुई सब्जियों के ऊपर रखा जाए. सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि न्यूट्रिशन और प्रोटीन और फैट्स जो है एडिक्वेट उसमें मिले. डायबिटीज मैनेजमेंट, ऑस्टियोपोरोसिस एंड मेल न्यूट्रिशन हैज टू बी लुक फॉर promote family and cohabitants who participate in the primary prevention and क्योंकि अगर वायरल हेपेटाइटिस है या रिस्क लगता है तो फैमिली स्क्रीनिंग एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम को भी एक्टिवेट करना चाहिए क्योंकि अबेंडन ना करें और उनको लुक आफ्टर करें पेशेंट्स को. सब्सटेंस डिपेंडेंस अगर है तो दैट हैज़ टू बी मैनेज. ओबेसिटी है तो वेट लॉस प्रमोट करना है. केयर गिवर की सपोर्ट. सिरोटिक पेशेंट अगर सिरोसिस डेवलप कर चुका होता है तो वो अक्सर औकात अपनी जो है वो इफेक्टिवली अपनी फैमिली को अर्न नहीं करके दे पा रहा होता या अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा होता. दैट हैज़ टू बी एंसेफेलोपैथी में जा रहा है या ब्लीड में जा रहा है, पेशेंट साइटिस डेवलप कर रहा है, सो दे नीड सोशल सपोर्ट एज वेल एंड फिजिकल थेरेपी एंड encouragement may be required. Coming to the immunization as I've talked about कि एक लिवर डिजीज अगर उसको हुई है तो दूसरी से प्रिवेंट करना है. तो निमोनिया की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, आजकल जैसा कोविड है, तो वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द डिजीज टू हैपनिंग in high risk population. So hepatitis A, B, pneumococcal and influenza vaccine is recommended in these patients. When it comes to protein energy malnutrition, हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है कि गोश्त बंद कर देना और उबली हुई सब्जियां देना, but that prevents them from adequate nutrition. The protein should be given 1 to 2 gram per kg of the body weight. It should not be restricted. Even hepatic encephalopathy में recommendation नहीं है. In 80s, 70s, there was a concept of restricting, but now it is very obsolete. All you need to restrict is sodium. And you don't need to restrict the fluid as well unless significant dilution hyponatremia is there. So if you don't see sodium and there is no significant dilution and should be most of the time 115 तक sodium cirrhotic patients का होता है. That again is not evidence based, I would experience based कि you don't need to restrict fluid in up to 115 अगर sodium भी आ रहा है. They do tolerate this low sodium, these cirrhotic patients, but yes, if less than 115, that's the time you may restrict some amount of the free fluid in these patients. But generally speaking, up and about चलता फिरता patient जो है उसके लिए fluid restriction recommended नहीं होती. ये patient जो 115 से कम होते हैं अक्सर औकात NCAF में होते हैं. So you have to be careful कि इनको बिल्कुल जो है ना fluid restrict ना करें, protein restrict ना करें. Yes, you need to restrict them on the salt intake. वो resist करती है हमारी कॉम के वो they keep on taking salt. It doesn't make any difference what how much you ask them not to take. So do ensure them they are not taking. Lola therapy has now in recent times have come up along with the branchima, so it's as a nutrition value as well as a preventive aspect as well to complications of cirrhosis और उनकी nutrition को improve करने के लिए and the hepatoprotective effect इसका और circulating ammonia को कम करना और liver dysfunction को improve करना, child तक और mild को improve करना. This is the recent study which came out in was published in 2 years back, 2.5 years back. HCC surveillance is again part of the taking care of cirrhotic patients. जब cirrhosis develop हो गई है तो HCC का risk बहुत ज़्यादा है और उसकी surveillance primary care के बगैर नहीं हो सकती है. And whatever the cause may be, there are certain causes of the liver disease which have got very high prevalence of HCC, such as hepatitis B, CL, CoL, hemochromatosis, non-alcoholic steatohepatitis. These are the very high risk etiologies for the cirrhosis which can end up with the HCC as well. Then there are certain causes of cirrhosis which have got relatively low propensity of developing HCC, such as primary sclerosing cholangitis, alpha-1 antitrypsin, autoimmune Wilson disease.
or primary biliary cirrhosis. Hepatitis B is one of the causes in which HCC can develop without establishing the cirrhosis as well. So be careful. These patients are relatively well-preserved liver, but still they can develop. Unless they have been diagnosed early, management remains palliative. Early detect अगर हम कर लेते हैं HCC को, so we can offer them curative therapies and they can get rid of this cancer as well. Surveillance program जो है, basically it is imaging, liver imaging, and try to find the ultrasonologist in your area which is good at liver. And do I have got a practice when I am advising a ultrasound for surveillance, I write ultrasound liver for HCC surveillance. Don't ask upper abdomen or ultrasound abdomen, so that the sonologist is very clear of what I have to do is to look at only, they give enough time to the liver to find small nodules developing. Early small nodules को pick करेंगे तो फायदा है सर्वेलेंस का, वरना नहीं है. अल्फा फीटोप्रोटीन इज सिंपल टेस्ट विच ये अगर हम 3 से 6 महीने पे करते रहते हैं तो वी कैन पिक अप HCC वेरी अर्ली in primary practice and we can offer them curative treatment as well. Prognostic classification of cirrhotic patients, I have talked about MELD and child pug already. Then liver transplant के ऊपर जब हम बात करते हैं, uncontrolled infection है, hepatic malignancy है, extra hepatic malignancy less than 1 year, survival है, active substance abuse है, cardiopulmonary disease है, pulmonary artery hypertension, or inability to follow with immunosuppressor. These are all absolute contraindications for transplant patients. So early transplant के ऊपर भी इन चीज़ों पे हमने देखना है कि किस पेशेंट को हम रेफर करना है ताकि वो वेट लिस्ट में और इतनी मुश्किल से उनको मुख्तलिफ ट्रांसप्लांट सेंटर में टाइम मिलता है, इतना पैसा खर्च करके पहुंचते हैं, अल्टीमेटली एंड अप ये तो ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट ही नहीं है. तो वी शुड लुक इनटू द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ट्रांसप्लांट. रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में एडवांस HCC है, कोलेंजियोकार्सिनोमा very advanced age है, portal vein thrombosis है, that again is very important. You should get the ultrasound, good enough ultrasound that we can pick up the portal vein thrombosis in our patients before sending for the transplant. Insufficient social support है और HIV के patients जो हैं, if they are suffering from the AIDS, they may be not a very good candidate for ultrasound. Complications treat करना जो कि आप primary care में बड़े आराम से कर सकते हैं, ascites, spontaneous bacterial peritonitis है. Definitely varicose hemorrhage can be picked up in the primary care but cannot be managed. It has to be. Hepatic encephalopathy, we will have a next talk likely in which we'll talk about early detection and management of early encephalopathy. Late encephalopathy जो है, that has to be hospitalized and managed in the hospital. Basic management of ascites is diagnostic paracentesis. We can do it in any clinic. That's very simple. और जो मैनेजमेंट के अंदर डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन है और डायरेटिक्स है. दैट्स व्हाट द अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन द कमिंग अप वेबिनार इन डिटेल, हाउ टू टेलर द थेरेपी एंड हाउ टू मैनेज इन प्राइमरी केयर एसाइटिस. सो सोडियम रिस्ट्रिक्शन जो हाइपर वॉल्यूमिक पेशेंट के अंदर और वाटर रिस्ट्रिक्शन इन वेरी फ्यू पेशेंट्स. Here they have written in most of the guidelines is 124, but in our experience is less than 120 or 115 to be specific, in which we do offer them water restriction, otherwise they can tolerate well. Spontaneous bacterial peritonitis, अगर ascites हम manage नहीं कर पाते, ascites रहता है तो it's very high propensity they will get infected, and that time we have to treat them with aggressively with the antibiotic, and because its mortality is very high. Polynuclear morphonuclear cells जो हैं ascites में high होते हैं, एंड फ्लूइड कल्चर्स अक्सर पॉजिटिव आता है. ट्रीटमेंट जो है वो वॉल्यूम हाइपोवोलेमिया, हाइपोकैलेमिया, इन्फेक्शन, GI ब्लीड, ओवर डायूरेसिस एट टाइम्स, एंड वेरी एक्सेसिव डाइटरी प्रोटीन particularly may be one of the cause, but that is rare in cirrhotic patients. They are not eating raw meat very frequently. Supportive care is fall precautions, monitoring IV fluid and lactulose and rifaximin, and Lola therapy is recommended in hepatic encephalopathy, managing when we are talking about management of hepatic encephalopathy. Minimal hepatic encephalopathy or covert hepatic encephalopathy is early hepatic encephalopathy, and these are the cases which can be picked up in primary care, and they can prevent hospital admission if they are picked up in primary care and managed effectively by controlling the precipitating factor and improving their nutritional care. And treatment basically non-absorbable disaccharides and antibiotics, and there has been recent studies in which they have suggested that Lola therapy has been very beneficial in preventing hospitalizations in early hepatic encephalopathy. Dosage which we use is 3 gram
that is granules, or when they are admitted, it is 5 gram Lola therapy. That's what the dose we use. And that would end today's outline of taking care of cirrhotics in primary care. तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया डॉक्टर साहब ने इस दौरान में, और डॉक्टर साहब अभी आपको उसमें से जो सवाल ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों के क्वेश्चन हैं वो मिलते जुलते हैं, उसमें से डॉक्टर साहब ने कुछ सॉर्ट आउट करके उनके 1 बाय 1 डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, प्लीज. Thank you, such a nice interactive audience. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपके क्योंकि रैंडम हैं, आई जस्ट जो डॉक्टर हाफिज ताहिर साहब ने क्वेश्चन किया था, आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटीवायरल कोर्स ऑफ HCV व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ सिरोटिक. सिरोसिस की ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है, ये याद रखिएगा. हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट जो है ना वो फाइनाइट है, क्योंकि इसके बाद एक रेलेवेंट क्वेश्चन इससे यही था कि ट्रीटमेंट कितने अरसे है. सिरोटिक पेशेंट की ट्रीटमेंट जनरली जो है 6 मंथ्स हम देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एंटीवायरल हमने कौन सी सिलेक्ट की है. फॉर सॉफ्टवेल की कॉम्बिनेशन विद राइबा अगर हम दे रहे हैं तो 3 मंथ्स है. अगर रीट्रीट कर रहे हैं तो उसमें वी प्रिफेयर 6 मंथ्स. तो मोस्ट ऑफ द गाइडलाइन स्टिल से के 3 महीने ही है. लेकिन सॉफ्ट डेक्ला की अगर कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं विद राइबा यूज़ करेंगे सिरोटिक पेशेंट में, वो 6 महीने होगी. तो दैट इज़ फॉर द हेप सी ट्रीटमेंट. लेकिन जो सिरोटिक पेशेंट है, सिरोसिस नहीं ठीक होगी, हेपेटाइटिस सी ठीक होगा. सिरोसिस की मैनेजमेंट सिरोसिस के तौर पे ही रहेगी, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन रहेगी, इसकी HCC सर्विलेंस रहेगी, इसकी इम्यूनाइजेशन को आपने देखना है, और जो सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं उनको भी आपने स्क्रीन करते रहना है, जो हमने आज बात की थी. डेफिनेटली इस कॉन्टेक्स्ट में हम इंडिविजुअल हर कॉम्प्लिकेशन के ऊपर सेपरेट जो है वो लेक्चर करेंगे, और देन वी विल डिस्कस इन डिटेल इंडिविजुअल मैनेजमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू सिरोसिस. लेकिन जनरल मैनेजमेंट यही है कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करेंगे, न्यूट्रिशन को देखेंगे, इम्यूनाइजेशन को देखेंगे, और जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिरोसिस है उसको मैनेज करेंगे. इफ़ द कॉज वाज वायरल हेपेटाइटिस एंड इट हैज़ बीन ट्रीटेड, if the cause was or risk factors were more than viral hepatitis, we have to look those as well कि अल्कोहल कंजम्पशन को करना है, ओबेसिटी या डायबिटीज या तो उसको कंट्रोल करना है. So that makes the answer of the how to manage cirrhotics after treating them with the antiviral therapy. लिवर सिस्ट, अगर सिंपल सिस्ट रिपोर्ट हुई हुई है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. लिवर एब्सिस की ट्रीटमेंट जो है डेफिनेटली है, जिसमें मेट्रोनाइडोजोल और डायलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, क्योंकि कॉमनेस्ट जो कॉज है हमारा लिवर एब्सिस का वो एमीबिक एब्सिस है पाकिस्तान के अंदर, मोर देन 85%. तो इन दैट केस मेट्रोनाइडोजोल एंड जो है डायलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, जिसमें डोजेज का ख्याल रखना होता है. जो मेट्रोनाइडोजोल है वो 700 to 800 मिलीग्राम पर डे इन 3 डिवाइडेड डोजेज होती है, 700 to 800 मिलीग्राम पर डोज. और जो डायलॉक्सिनाइड फ्यूरेट है दैट इज अगेन इंस्टेंट जनरल डोज है, दैट्स अडल्ट डोज व्हिच यू शुड डू फॉलो. देन व्हाट इज एप्री एंड FIB-4. एप्री और FIB-4 एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं लिवर फाइब्रोसिस को या सिरोसिस को अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए. ये सिंपल ब्लड टेस्ट हैं जो कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाए भी थे, कि जो FIB-4 के अंदर एज है, AST है, प्लेटलेट काउंट है, और जो है बिलिरुबिन है, दैट इज़ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर FIB-4. एप्री के लिए AST और प्लेटलेट इज़ ऑल रिक्वायर्ड. इसको आप किसी भी ऐप में डालते हैं, जो कि मेडकैल्क मैंने आपको दिखाई थी. If you are using a smartphone, very easily within few seconds you will get the answer. और उसकी एक certain range है which I had shown. If I try, I can bring back that slide, but later on, if I get the time, तो ये मैं आपको slide दिखा दूंगा. And तो ये बेसिक टेस्ट की बुनियाद पे एक कैलकुलेशन है, जिसकी बुनियाद पे आप ये बताते हैं कि पेशेंट में सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस है या नहीं है, और सिरोसिस है या नहीं है. Then there is a specific question regarding fatty liver management. I don't think so. I'm sorry, Noor Islam Sahab. It would take some time. There are lifestyle modification and weight loss and carbohydrate restriction and exercise. That is the basic cornerstone management of any fatty liver. Do ask them alcohol intake, because alcohol intake is not uncommon in our society. That may be the reason. Baki carb restriction, exercise and weight reduction, that would be the most effective. At this point, it would require detailed evaluation as well in these patients, and I don't think so we can answer that simply. Treatment of fatty liver. Then there is a question from Dr. Suresh. Can you suggest me during the management of hepatitis decrease in platelet, how I can manage and refill?
platelet drop was a common problem when we were treating these patients with interferon. When we are treating hepatitis with oral medications, this is not the problem. Platelet may have reduced because of progression of the liver disease and hypersplenism, but ट्रीटमेंट इंड्यूस प्लेटलेट रिडक्शन जो है इंटरफेरॉन से के ज़माने में तो हम देखते थे, लेकिन अब ओरल थेरेपी के साथ हम कॉमनली नहीं देखते. मैनी ऑफ द अथॉरिटीज़ डू एडवाइज अबाउट एल्ट्रम्बोबैग और जो प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर्स का यूज़ है, but most of the patient don't afford this very costly medication to use in this one. What about the diet in cirrhotic patient, usually low protein in body? Should we give high protein diet, and what about the daily fat need already in this patient? इसके ऊपर मैंने बात की थी, थोड़ा सा एलैबोरेट भी किया था कि देखें जो डेली प्रोटीन इंटेक है 1 to 2 ग्राम पर बॉडी वेट होना चाहिए. बहुत हाई प्रोटीन के आप ब्राउन मीट कह रहे हैं जी, टिक्के खाएं और ब्राउन मीट लें और जी वो खाएं, दैट नॉट, बट एक नॉर्मल इनटेक डेली मीट का जो होता है, एक नॉर्मल डाइट का वो रहना चाहिए. फैट इनटेक भी ये है कि एक नॉर्मल रूटीन फैट इनटेक होना चाहिए. उबली हुई सब्जियों के ऊपर गुजारा नहीं होना चाहिए, दैट दिस पेशेंट वुड एंड अप विद malnutrition. So they should not be restricted with the protein, but they should not be taking too liberal protein. लेकिन उतनी प्रोटीन लेने में कोई हर्ज नहीं है जितना पेशेंट आराम से टॉलरेट करता है. If patient do develop hepatic encephalopathy after taking a very high protein intake, that's the time you start to thinking of कि इसमें रिस्ट्रिक्ट करने की शायद ज़रूरत होगी. लेकिन अक्सर औकात ये पेशेंट इतना नहीं ले रहे होते, इनकी एपेटाइट इतनी नहीं होती है. तो इफ़ यू आस्क देम कि आप रिस्ट्रिक्ट करें तो वो फिर बिल्कुल छोड़ देते हैं. तो डोंट आस्क देम टू रिस्ट्रिक्ट. वो 2 या 4 बोटियाँ अगर सालन के साथ खा रहे हैं तो खाने दें, कोई हर्ज नहीं है. एंड देन इनकरेज देम टू टेक एडिक्वेट हेल्दी प्रोटीन इनटेक. फैट अगेन इज़ नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड. हाँ, बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाएं, वो आप मेरे और आपके लिए भी नहीं है, सिरोटिक पेशेंट के लिए भी हेल्दी नहीं है. Explain the dosage and duration of the rifaximin therapy. If you are giving for the preventive aspect, 6 months तक सेफ देखी गई है स्टडीज़ के अंदर, इससे ज़्यादा स्टडी नहीं की गई है. और जो है मिनिमम 2 से 6 हफ्ते ट्रीटमेंट तो देना चाहिए. इफ़ यू आर गिविंग फॉर a therapeutic aspect or prophylactic use, whatever you are using. And then next question आपका था लोला थेरेपी का स्लाइड. होपफुली दे विल शो यू द लास्ट स्लाइड जिसमें डोजेज रिकमेंड की जाए. गेस आप उस स्लाइड का कह रहे हैं. डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस Q&A विल ट्राई टू डिस्प्ले दैट स्लाइड अगेन. एंड हाउ मेनी डेज फॉर लोला थेरेपी? there is no fixed duration. Generally they are giving 6 to 24 weeks and it is found to be effective. Again, what indication? जब हम acute hepatic encephalopathy के patients में use कर रहे हैं तो 2 हफ्ते हम 5 से 7 दिन जो है IV use करते हैं, and then we continue with 2 to 6 weeks at least, and it can be again for 6 months you can use it, and it is found to be effective in these patients. नेक्स्ट इज डोजेज है. डोजेज जो है इट हैज़ टू बी मिनिमम 3 ग्राम. ये मैं आपको बताऊं, जो इनके साशे होते हैं दैट इज़ फॉर द 3 ग्राम. जो इंजेक्टेबल होते हैं दैट इज इन 2 ग्राम का होता है, तो वो 4 to 5 ग्राम है. तो दैट इज वी यूज़ दैट अप टू 5 to 10 ग्राम पर डे इन इंजेक्टेबल फॉर्म. So that would be the dosage which we use. हाउ टू ट्रीट एनीमिया ऑफ सिरोटिक पेशेंट? सिरोटिक पेशेंट्स में एनीमिया को बहुत ज़्यादा ट्रीट करना नहीं होता. सिरोटिक पेशेंट्स बहुत हाई हीमोग्लोबिन टॉलरेट नहीं करते, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ता है. तो वी टेंड टू कीप द हीमोग्लोबिन समवेयर अराउंड. in fact we don't treat anemia very aggressively unless patients have got hemoglobin of less than 8. 7.5 8 के ऊपर भी they tolerate well. 8.5 से अगर आप बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, unless उनका अपना है तो don't have to bleed anyway. लेकिन अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है 8.5 से, वी डोंट डू एनीथिंग टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन इन पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि जितना हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है उतना पोर्टल हाइपरटेंशन और जीआई ब्लीड का खतरा बढ़ता है. तो जनरली दे टॉलरेट वेल 8.5. वी कीप दैट हीमोग्लोबिन देयर. वी डोंट ट्रीट वेरी लो हीमोग्लोबिन अनलेस इट इज़ गोइंग डाउन. then 7, that's the time we look into the disease and cause of the bleeding or cause of the anemia, then that have to be treated. अक्सर औकात जो ये लो हीमोग्लोबिन होता है वो उबली हुई सब्जियां कॉज होती हैं, तो डू ट्राई कि उनको एडिक्वेट प्रोटीन और आयरन दें कि वो, लेकिन डोंट एग्रेसिवली ट्रीट एनीमिया. 10 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज सिग्निफिकेंटली हाई रिस्क ऑफ जीआई ब्लीड इन सिरोटिक पेशेंट्स. नेक्स्ट इज द बेसिक रीज़न एंड कॉज ऑफ हेपेटाइटिस. इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ हेपामर्स? हेपामर्स के साइड इफेक्ट्स तो वी हैवंट सीन एनी. देयर इजंट, बिकॉज ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये बॉडी के नेचुरल मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं.
so it doesn't have any significant side effects. It has been used somewhere around probably 50 years in clinical practice. So वो नहीं है. बाकी रही cause of hepatitis, I've just given you viral hepatitis और steatohepatitis. वायरस में hepatitis B and C है, steatohepatitis में अल्कोहल और नॉन अल्कोहल है. ये आपके 85 to 90% of the cause of cirrhosis हैं और hepatitis हैं. If you identify them and treat them in time, you will prevent significant progression of cirrhosis in most of your patients. And next question, HIV treatment with cirrhosis of the liver. HIV, it's a big subject, and cirrhotic patients में कुछ drug interactions के issues हैं, but I don't find this forum good enough कि यहाँ पे हम उस पर बात कर सकें. Definitely, if we get a request, we can talk about management of HIV in cirrhotic patients, क्योंकि उसकी जो HIV की जो heart therapy है, they need some dose adjustment in cirrhotic patients, and it has to be looked into the drug interaction as well. उसके लिए हेपाई चार्ट के नाम से एक ऐप है that you can look into the dosage of these medications and you can alter the medication और interaction आप देख सकते हैं. Confirmatory test for HCC, ultrasound alpha fetoprotein, MRI, CT. देखें confirmatory CT have the most sensitivity, लेकिन वो triphasic CT होना चाहिए, वो normal contrast abdomen नहीं होना चाहिए. Triphasic CT हर जो है मशीन के ऊपर नहीं होता है CT की, and you should be knowing कि आपकी फैसिलिटी के अंदर ट्राइफेजिक सीटी आपके नियर बाय कहाँ अवेलेबल है. कुछ हम लाइव कॉल लेंगे, प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. रैंडमली बस 1-2 कीजिएगा ताकि हाँ वालेकुम सलाम. And it also reveal us what is the prognosis of this patient. But if a marriage score is not above 15, it's between 10 to 15, then should we transplant this patient or we should wait for patient to go up to the 50? What is your opinion about it? मेल्ट की जो है ना यूटिलिटी, हर ट्रांसप्लांट सेंटर का अपना कट ऑफ है. 15 से ऊपर दुनिया का हर सेंटर ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाता है. 10 से कम कोई सेंटर इवैल्यूएशन के लिए भी तैयार नहीं होता कि उसको ट्रांसप्लांट क्लिनिक में रेफर किया जाए, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक सिग्निफिकेंट रिस्क डोनर का भी है और उसके ऊपर बहरहाल एक सर्जिकल रिस्क पेशेंट से रिलेटेड भी है. तो इट हैज़ टू बी रिस्क अगेंस्ट द बेनिफिट. तो 10 से कम के अंदर ये रिस्क अगेंस्ट बेनिफिट जो है वो पेशेंट के भी हक में नहीं है, डोनर के भी हक में नहीं है. 15 से ऊपर रिस्क अगेंस्ट बेनिफिट डेफिनेटली एविडेंस मौजूद है, वो पेशेंट के हक में बहुत बेहतर है. तो उसके ऊपर एवरी सेंटर वुड टेक. रिसेंटली आई हैड एन एक्सपीरियंस इन विच वन ऑफ माय स्टूडेंट मदर हैड सिरोसिस और वायरसेस भी थी उनकी और ये सारी चीज़ें. आई रेफर्ड देम टू ट्रांसप्लांट बिकॉज शी वाज अ डॉक्टर एंड शी वाज वेरी कंसर्न अबाउट हर पेरेंट and she insisted कि मुझे रेफर करें, but she was turned down because the melt came out to be 10 and they said that we will observe. तो जो reason है कि why it is not being offered at 10 or why it is being offered at 15 is risk against benefit ratio. कुछ centers 12 से ऊपर लेते हैं, कुछ 13 से ऊपर लेते हैं. काफ़ी centers जो है वो 12 और 13 की रेंज में evaluation शुरू कर देते हैं and they 15 के बाद definitely वो करते हैं. उसके बाद मेल्ड इज नॉट ओनली HCC किसी भी स्टेज पे आ जाता है, मेल्ड कुछ भी हो उसका, उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे. अगर पेशेंट को प्रोग्रेसिव डिजीज है और वो क्योर हो सकती है तो अर्ली भी ट्रांसप्लांट की इंडिकेशंस कुछ बन जाती हैं. लेकिन 10 से कम पे नहीं बिल्कुल करते और 15 के ऊपर है ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड इवैल्यूएट. इन बिटवीन इज द इंडिविजुअल सेंटर्स की जो है
और उस दौरान मैनेजमेंट जो है वो आपकी यही कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से देखते रहें, जो सिरोटिक पेशेंट्स को जो है जनरल केयर हमने देनी है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन रखनी है, न्यूट्रिशन इंश्योर करनी है, दूसरे रिस्क फैक्टर्स को देखते रहना है, अगर डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है तो उसको मैनेज करना है. दैट रिमेन्स कॉर्नर स्टोन ऑफ द थेरेपी at that time and keep observing these patients, the progression of the disease. Thank you so much. Very informative answer. My second question is about the role of AST. As you said, the different schools have every and what is role of AST in this? What is significance of? देखिए, जो स्कोर्स जितने भी वैलिडेट हुए हैं वो AST के साथ हुए हैं कि जो सिरोसिस एस्टेब्लिश होती है तो AST ALT रेशो रिवर्स होता है. ये हमने शायद 70s से हम जानते थे कि जो सिरोटिक पेशेंट के अंदर AST ज़्यादा बढ़ता है, ALT कम बढ़ता है. तो दैट इज़ वाई कि जो प्रोग्नोस्टिक स्कोर्स देखे गए हैं वो AST के साथ देखे गए हैं, उनकी वैलिडिटी जो है वो AST के साथ है. तो ये एप्री और फिर 4 या बार्ड स्कोर या जिस तरह जितने भी जो है ना नॉन इन्वेजिव लिवर फाइब्रोसिस को आइडेंटिफाई करने वाले स्कोर्स हैं, उनके लिए AST हमें चाहिए होता है. तो दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द AST इज. एक लिवर एंजाइम है लेकिन AST क्योंकि लिवर इवैल्यूएशन के लिए अदरवाइज पर से बहुत वो नहीं है कि इसका एक्स्ट्रा हेपेटिक सोर्सेज भी बहुत ज्यादा है. व्हेन वी आर लुकिंग इनटू नॉन इन्वेजिव, That's why I'm asking. For example, it's also हाँ, फॉर ए क्लिनिकल फॉर ए क्लिनिशियन वी शुड नो कि अब एक पेशेंट जो पोस्ट MI आया है तो उसका SGOT शायद हार्ट से बढ़ा होगा, या अगर उसको कोई फॉल की हिस्ट्री है तो शायद वो स्केलेटल मसल से बढ़ गया होगा. तो वो हम जब भी इसको वैल्यूएट करते हैं तो एक से ज़्यादा फिर जहाँ पे हमें इस किस्म की वो मिलती है. एक तो ये है कि AST ALT बहुत ज़्यादा नहीं होता कि ALT एक पेशेंट का जो है वो 47 आ रहा है और AST उसका जो है ना 200 समथिंग आ रहा है, वो फिर डेफिनेटली एक्स्ट्रा हेपेटिक सोर्स होगी कहीं ना कहीं. थोड़ा बहुत फर्क आता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर 47 आ रहा है तो 67 आ जाएगा, 87 आ जाएगा, बट नॉट कि 207 आ रहा होगा या 405 आ रहा होगा. नॉट लाइक दैट. कि डिसकॉर्डेंट राइज ऑफ AST इज वेरी लाइकली टू बी एक्स्ट्रा हेपेटिक. और उसके साथ दूसरे एंजाइम्स भी हम देख लेते हैं ना कि लिवर के ऊपर बाकी काउजल इवैल्यूएशन, दैट अगेन एज ए डॉक्टर हमें देखना होता है कि ये लिवर से रिलेटेड हिस्ट्री और उसके ऊपर देखना पड़ेगा. डिस्कॉर्डेंट नहीं हो और जो है वो बाकी एटियोलॉजिकल उससे कोइंसाइड कर रहा हो, तो दीज नॉन इन्वेजिव जो कैलकुलेटर्स आर वेरी इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग दीज पेशेंट्स इन अर्ली सिरोसिस. सर अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर अदील है, मैं ठट्टा से. अच्छा सर, जनरल प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि अक्सर जीपीज अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स पे, मतलब अल्ट्रासाउंड पे सोनोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है फैटी चेंजेस इन लिवर, वो वायरल काजेस रूल आउट करने के बाद मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर देते हैं. तो क्या इस स्टेज में मेटफॉर्मिन इस कंडीशन में स्टार्ट करना सही है? और अगर मेटफॉर्मिन स्टार्ट करनी है फर्दर वर्कअप करवाकर जब कंफर्म हो जाए ST2 हेपेटाइटिस, तो मेटफॉर्मिन टेक्स्ट बुक में ये नहीं लिखा हुआ कि कितनी ड्यूरेशन के लिए देनी है, यानी ये लिखा हुआ है कि मेटफॉर्मिन देनी है लेकिन कितने अरसे तक चलानी है, ये जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. अच्छा, इसमें मैं दो हिस्सों में जवाब दूंगा. एक इवैल्यूएशन ऑफ फैटी लिवर, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ द फैटी लिवर. To begin with, let me tell you, metformin is not indicated. जो स्टडीज हुई हैं, none of the studies have shown to be beneficial with metformin. ठीक है, जो randomized control trial है. इनिशियल जो है कुछ ट्रायल्स थे जिसमें कुछ बेनिफिट देखा गया था, बट इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड दैट metformin is not a drug of treatment. हाँ, डायबिटिक है उसमें प्रेफर करें, उसको metformin ऐड ऑन कर दें, लेकिन ये है कि metformin does not reverse hepatitis parameters, improve the parameters of the hepatitis, never regresses the fibrosis. So metformin is nowhere. जो मैनेजमेंट ड्रग्स हो रही हैं, जो फ्यूचर भी डेवलप हो रहा है, उसमें मेटफॉर्मिन कहीं नहीं है, बिकॉज इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट डज नॉट हेल्प. बाकी रही बात इवैल्यूएशन, अल्ट्रासाउंड के ऊपर फाइंडिंग बहुत कॉमन है. वायरल हेपेटाइटिस भी कॉज है उसका, अल्कोहल भी कॉज है उसका, और फैटी लिवर भी कॉज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज भी कॉज है. और डायबिटीज के लिए और इसमें मजीद इवैल्यूएशन इनमें होनी चाहिए. जिन पेशेंट्स में LFTs भी रेंज होते हैं उनके अंदर डेफिनेटली इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है. अगर LFTs नॉर्मल आते हैं, अगेन ये एप्री-4 और लिवर इलास्टोग्राफी डज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क पेशेंट ऑफ द फैटी लिवर एज वेल. तो अगर अल्कोहल नहीं है कॉज, वायरल हेपेटाइटिस कॉज नहीं है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कॉज नहीं है, तो ये लाइकली फैटी लिवर हो सकता है. अब इसमें अगर LFTs भी रेंज हो तो इसमें इंटरवेंशन है, और इंटरवेंशन में जो फ्री वाली इंटरवेंशन है वो आज तक सबसे इफेक्टिव है. वो ये है कि आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करें उसके अंदर, और उसको वेट लॉस के प्रमोट करें, और उनको जो है
एक्सरसाइज के लिए कहें। अनफॉर्चुनेटली ना हमारा मरीज इसके ऊपर बहुत मेहनत करता है, ना हमारा डॉक्टर इसके ऊपर बहुत मेहनत करता है कि इट हैज़ बीन फाउंड वेरी इफेक्टिव बट स्टिल इट इज़ नॉट बीन प्रैक्टिस्ड। तो वो प्रूवन है, उसके ऊपर मेहनत करें। बाकी दवाएं अभी तक मार्केट में आई नहीं है पाकिस्तान में जो कि प्रूवन है। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर पैग्लिटाजोन और विटामिन ई इन दवाओं का रोल है, कुछ ओबिटोफोलिक एसिड का रोल है, कुछ और दवाएं हैं जो GLP-1, ये दवाएं हैं जो कि ट्रायल्स के अंदर है लेकिन अभी तक रिकमेंडेड नहीं है फैटी लिवर की ट्रीटमेंट के तौर पे। लेकिन जो चीज़ रिकमेंडेड है वो वेट लॉस है, वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है और वो एक्सरसाइज है। कोशिश करना चाहिए इसी के ऊपर पेशेंट्स को फिलहाल रखें। We'll take one more question probably. Dr. Saad Munir probably is going to ask the question, please. जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साद मुनीर फ्रॉम से आपको। सर मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि एक इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है, सिरोटिक पेशेंट विद मैसिव एसाइटिस विद लेस बीपी एंड एसओबी, तो हम उसका थेरेप्यूटिक जो टैप करना चाहते हैं लेकिन उसका बीपी लो है। मुझे ये बताइएगा कि क्या हम फ्लूइड उसको दे सकते हैं, विच फ्लूइड जो कि मतलब इंडिकेटेड हो फॉर इंक्रीजिंग बीपी एंड देन हम उसका एस्थेटिक टैप कर सकें, और कितना फ्लूइड हम टैप कर रहे हैं उसको। तो ये थोड़ा सा बस एक सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, इसमें आपके क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है। इसके अंदर जो एसाइटिक पेशेंट आता है, सिवियर एसाइटिस के साथ पेशेंट आ रहा है, एक तो ये याद रखिएगा कि लिवर डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं, एडवांस सिरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें बीपी बहुत बढ़ता नहीं है। जनरली इनका बीपी 90-50 80-50 होता है और ये इनका नॉर्मल बीपी होता है। व्हाट वी शुड लुक इनटू दीज पेशेंट्स इज कि उनका जो किडनी फंक्शन कैसा है। इफ दे आर पोरिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द यूरिन देन इट्स नॉर्मल बीपी फॉर देम। 30 ml 40 ml पर आवर के हिसाब से ज़्यादा अगर आ रहा है तो फिर ये पेशेंट्स के अंदर हमें जो है ना थेरेपेटिक पैरासिंथेसिस जो करनी है, वो पेशेंट्स के अंदर हमें विद अंडर कवर ऑफ एल्ब्यूमिन करनी होती है। और लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस मैंने स्लाइड नहीं डाली थी अभी, प्रॉब्ली वी विल हैव द मैनेजमेंट ऑफ एसाइटिस के ऊपर एक टॉक है हमारी प्लान, उसके अंदर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन फ्लूइड जो है, कोई भी फ्लूइड आप दे सकते हैं क्योंकि इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम यानी कि इस पेशेंट का कम होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन देना ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर वो ऑनकोटिक प्रेशर के जरिए जो थर्ड स्पेसिंग हुई हुई थी उस वॉल्यूम को बाहर लेके आता है। तो सिरोटिक पेशेंट्स के अंदर जब भी आप जो प्लान कर रहे हैं एसाइटिस टैप, कोशिश करके एल्ब्यूमिन लगा के करें। अगर आप बीपी ऊपर कर लेते हैं नॉर्मल सलाइन या रिंगर्स लगा के भी, तो अगेन दैट इज गोइंग टू गो इनटू द थर्ड स्पेस हो जाना है। लेकिन अगर तो पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा तो इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ के आप उनका बीपी रेज करें और उस वजह से कि एसाइटिस करेंगे टैप करेंगे, नो इट्स नॉट द वे टू मैनेज इट। आप एल्ब्यूमिन लगाएं ताकि वो एल्ब्यूमिन जो है ना वो थर्ड स्पेस हुआ जो फ्लूइड है उसको वापस लेके आएगा। दैट वुड इम्प्रूव सर्कुलेटरी डिसफंक्शन, दैट वुड इम्प्रूव किडनी फंक्शन, दैट वुड इम्प्रूव एक्सक्रीशन ऑफ द फ्लूइड थ्रू द किडनीज और वो एसाइटिस को कम करेगा आपकी। Probably a Samsung Galaxy, a question last, we are going to take that as well. I've been told by the host here. तो जी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, Samsung Galaxy J32016। आप थोड़ा जोर से बोलेंगे कि आपका नाम मैं सुन लूं। My name is Suleiman, Dr. Suleiman from Timbergrass, Oregon. जी जी, क्वेश्चन करें। आई थिंक देयर वी हैव लॉस्ट हिम। आवाज नहीं आ रही है सलमान साहब की टिमरग्रास से, स्वाद से। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है हमें। थैंक यू सलमान साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से और बड़े प्रोफेशनल क्वेश्चन आए थे सारे, और पार्टिसिपेंट्स ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और आपने भी बहुत अच्छा लेक्चर भी दिया और स्पेशली आपने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए, आई होप कि वो जो हमारे लिसनर होंगे इससे सेटिस्फाई भी होंगे। हम इंशाल्लाह सून फिर दोबारा रिकनेक्ट होंगे आपस में और नई जो टॉपिक्स होंगे उसके साथ होंगे। एक जो हमारी सीरियल है पूरी एक, जिसमें हम आप लोगों को इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे डॉक्टर साहब। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन सून इंशाल्लाह।